नाजरीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आप सभी का इस्तकबाल है। प्रोग्राम खास मुलाकात के साथ मैं हूं अबू हुरैरा। नाजरीन, आज खास मुलाकात में मेरे साथ NCPUL यानी कौमी कौंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान के डायरेक्टर जनाब डॉक्टर शेख अकील अहमद साहब मौजूद हैं। आज की इस मुलाकात में हम शेख अकील अहमद साहब से कोरोना के दौर में उर्दू ज़बान के फ़रोग़ और हालिया माहौल में टेक्नोलॉजी की ज़रूरतों पर बात करेंगे। सर, खास मुलाकात में आपका बहुत इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मेरा पहला सवाल यहीं से शुरुआत हम यहीं से करते हैं कि कौमी कौंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान कोरोना दौर में किस तरह अपनी जिम्मेदारियों को अदा कर रही है। कोरोना के दौर में हमारे ऑफिस की कारकर्दगी पे किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि हम लोगों ने अपनी तमाम मीटिंग, चाहे वह जनरल गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हो या एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग हो या फिनांस कमेटी की मीटिंग हो या ज़ैली जितनी कमेटियां हैं हमारे काउंसिल के अंदर, उन तमाम कमेटियों की मीटिंग हमने ऑनलाइन की और ऑनलाइन मीटिंग करके हमने तमाम फैसले किए और हमारे ऑफिस के तमाम काम बहुस्न खूबी जैसे पहले चलते थे वैसे ही चलते रहे। कोरोना के दौरान शुरू में हमारे ऑफिस के अंदर 33% स्टाफ आते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद 50% आने लगे और कुछ दिनों के बाद हमारे यहाँ 100% स्टाफ आने लगे। और मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ काउंसिल के स्टाफ के कि हमारे स्टाफ ने कोरोना की परवाह किए बगैर यहाँ हमेशा वो आते रहे और उर्दू के कॉज के लिए डटे रहे। हमारा किसी भी तरह का कोई काम कोरोना के दौर में रुका नहीं, हस्बे मामूल हमारा काम यहाँ चलता रहा है। बिल्कुल। सर, आपको क्या लगता है कि उर्दू वालों को कोरोना के इस दौर में किस तरह अपनी ज़बानों अदब की खिदमत का हक अदा करना चाहिए? देखिए, कोरोना के दौर में जी उर्दू वालों को भी दूसरी ज़बानों और दूसरे जो फ़नून, जो उलूम व फ़नून हैं, दूसरे जो शोबे हैं, उनकी तरह से हमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दस्तयाब है उसका इस्तेमाल करना चाहिए और उसके इस्तेमाल के साथ हमको उर्दू के कारवां को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। जैसे कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस हो रही हैं, उर्दू वालों को भी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस करनी चाहिए। और आज के ज़माने में इंटरनेट पे उर्दू के बेशुमार मवाद दस्तयाब हैं। अगर कोई भी चाहे तो वो इंटरनेट से मवाद हासिल कर सकता है, उसको लाइब्रेरीज़ में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे NCPUL की बहुत सारी किताबें इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं, वो चाहे तो वहाँ जा कर के पढ़ सकता है, मवाद हासिल कर सकता है। और घर बैठे बैठे जो आला दर्जे के जो खातिब, जो खिताब करने वाले होते थे, उनके YouTube के ऊपर मौजूद है उनकी तकरीरें, उनकी तकरीरों को सुन सकता है। आज ही मैं दिलीप कुमार की तकरीर को सुन रहा था और मैं आश कर रहा था कि वो किस तरह के आला दर्जे के उर्दू बोलते थे। हम लोगों को भी और तमाम उर्दू वालों को भी ऐसे हाई लेवल के जो उर्दू बोलने वाले हैं उनकी तकरीर सुननी चाहिए YouTube पे। और जो दस्तयाब हैं इंटरनेट के ऊपर उर्दू के बेशुमार मवाद, उससे इस्तेफादा करना चाहिए। मुशायरे YouTube के ऊपर मौजूद हैं, हमें मुशायरे सुनना चाहिए। किताबें YouTube पे, किताबें इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं, हम वहाँ से किताबें हासिल करके हम मुताला कर सकते हैं, हम ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं और उर्दू के कारवां को आगे बढ़ा सकते हैं। बल्कि पहले से ज़्यादा आसान हो गया है उर्दू को आगे बढ़ाना और उर्दू की खिदमत करना। सही, बिल्कुल सही। सर, पिछले दिनों ये खबर आई थी कि NCPUL उर्दू के तलबा को नीट की तैयारी करवाने के लिए भी कमर कस रही है। ये किस तरह की कोशिश है आपकी? जो NEET नीट के जो क्लासेस होते हैं उनके मवाद हम उर्दू में तैयार कराएं। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका बैकग्राउंड मदरसा होता है, वो आलिम फाजिल होते हैं, इसलिए उर्दू उनके रेशे रेशे में वो घुसी हुई होती है। लिहाजा वो चाहते हैं कि वो उनको उर्दू के अंदर मवाद फराहम कराया जाए। इस बात को, इस ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए हम उर्दू में नीट की तैयारी के लिए एक किताब तैयार करवाने जा रहे हैं
अगर ये नीट की जो किताब हम तैयार करवाएंगे, अगर ये लोग इसको अच्छा रिस्पांस देंगे तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से रिलेटेड जो दूसरे वो एग्ज़ाम्स होते हैं, आईएएस के एग्ज़ाम, यूपीएससी के एग्ज़ाम्स, हम उनके लिए भी मवाद तैयार कराएंगे। और हम ये चाहते हैं कि उर्दू वाले जितने भी तलबा हैं इस हिंदुस्तान के अंदर, उनको इस बात का एहसास नहीं हो कि अंग्रेज़ी वो नहीं जानते हैं, इस बात का उन्हें एहसास नहीं हो कि वो हिंदी नहीं जानते हैं। अगर उर्दू भी जानते हैं तो उर्दू एक बहुत बड़ी ज़बान है, एक राब्ते की ज़बान है और उर्दू के अंदर क़यामत बर्पा करने की सलाहियत है। लिहाजा वो किसी भी एग्ज़ाम को, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को उर्दू में पढ़ करके वो उस कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसी मकसद के तहत हमने नीट की किताब की तैयारी का जिम्मा लिया है और बहुत जल्द नीट की प्रिपरेशन की किताब हमारे सामने होगी। बहुत अच्छा सर, जब आप शुरू में आए थे, आपने जिम्मेदारी संभाली थी, तो आपने हमारे सीनियर एडिटर तहसीन मुनव्वर साहब से खास मुलाकात में कहा था कि आप उर्दू को ऐसी रियासतों में ले जाना चाहेंगे जहां की जबान उर्दू नहीं है। आपको इसमें अब तक कितनी कामयाबी सर मिली है? मैंने बिल्कुल, आपने सही कहा। मैंने आते ही के साथ कहा था कि उर्दू सिर्फ दिल्ली, लखनऊ और जो उर्दू के मराकिज हैं, सिर्फ वहीं तक हम उर्दू को महदूद नहीं रखेंगे, बल्कि उर्दू गांव-गांव तक ले जाएंगे। और हमारे जो वजीर तालीम हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, वो भी ये कहते हैं कि वो चाहते हैं कि उर्दू को गलियों और कूचों में वो चलती फिरती वो देख सकें। उनके इस बात को मद्देनजर रखते हुए, उनके मशवरे के मुताबिक हम पूरे गांव-गांव तक उर्दू को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही मैंने चार्ज लिया, सबसे पहले मैं गोवा गया, वहाँ एक बहुत बड़ी उर्दू वालों की मीटिंग की और हमने अपने जो काउंसिल है उस काउंसिल के जो तमाम स्कीम्स के बारे में लोगों को बताया। हमने कहा कि आप आइए, उर्दू पढ़िए। उर्दू एक मीठी ज़बान है, एक राब्ते की ज़बान है, इसके अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं। यह हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब का एक नमूना है। इस तरह की बहुत सारी बातें की और हमने वहाँ पे हमने एक प्रोग्राम कराया, ख़वातीन के ऊपर एक सेमिनार करवाया वहाँ गोवा के अंदर। हमने गोवा के अंदर कंप्यूटर कोर्स चलवाना हमने शुरू किया है आते ही। उसके अलावा मैं झारखंड गया, वहाँ चीफ सेक्रेटरी से मिला और चीफ सेक्रेटरी से मैंने कहा कि आप अपने यहाँ जो है वो उर्दू एकेडमी कायम कीजिए, ताकि उस उर्दू एकेडमी के साथ मिलकर हम यहाँ उर्दू का प्रोग्राम करा सकें। गोवा में भी हमने एजुकेशन सेक्रेटरी और एजुकेशन डायरेक्टर से मुलाकात की थी और उनसे हमने पेशकश की थी कि हम टीचर ट्रेनिंग भी कराना चाहते हैं यहाँ, अगर आप मेरा साथ दें तो। इसके अलावा मैं आसाम गया, वहाँ उर्दू को फैलाने की कोशिश की। मणिपुर गया, मणिपुर में हमने वहाँ की गवर्नर नजमा हेपतुल्लाह को बुलाया था और हमने मणिपुर के लोगों को बताया कि उर्दू के अंदर क्या खूबी है, क्या मिठास है। वहाँ के चीफ सेक्रेटरी, वहाँ के तमाम लोगों से मुलाकात की और हमने ये भी कहा था कि उनका जो एक एनुअल फंक्शन होता है, उस एनुअल फंक्शन के अंदर हम बहुत सारे कल्चरल उर्दू के प्रोग्राम कराने के लिए तैयार हैं। मैंने ये भी उनसे कहा था कि हम मणिपुरी किताबों को उर्दू में तर्जुमा कराना चाहते हैं और आप उर्दू की किताबों को मणिपुरी ज़बान में तर्जुमा कराइए। इस तरह के मुआहदे भी हमने उनसे किए थे, वो सब कुछ हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा मैं मेघालय गया, वहाँ हमने इंटरेक्शन प्रोग्राम किया और शिलोंग के अंदर एक कव्वाली का शानदार प्रोग्राम हमने करवाया था। इसके अलावा चंपारण मोतिहारी के एमएस कॉलेज में भी गया, जहाँ से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत की थी। मैं उस शहर में जा कर के एक बड़ा सेमिनार, नेशनल लेवल का एक सेमिनार करवाया था। उसके बाद मैं केरला गया, मालाबार के अंदर, त्रिवेंद्रम गया, राजस्थान गया। इन तमाम जगहों पे हमने उर्दू का सेमिनार कराया। हमने उर्दू के प्रोग्रेस के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए वहाँ उर्दू वालों को जमा किया। मैं अंडमान निकोबार जब मैं अपने ज़ाती तौर पे गया था घूमने फिरने के लिए, उस वक्त भी हमने वहाँ उर्दू वालों को बुलाया, उनके साथ एक मीटिंग की और हमने उनको एक प्रपोजल भी दिया अंडमान निकोबार के चीफ सेक्रेटरी को कि हम आपके यहाँ प्रोग्राम कराना चाहते हैं। इसके अलावा
اور بھی بہت سارے علاقے ہیں نارتھ ایسٹ کے اندر اور ہندوستان میں کچھ جزیرے ایسے ہیں کہ جہاں تک اردو نہیں پہنچی ہے. ہم ان تمام جگہوں کے اوپر اردو کو پہنچانے کے لیے پوری طرح سے عزم کر کے میں بیٹھا ہوا ہوں اور ہر جگہ ہم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں آدیواسی علاقوں میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ اردو کو لے جایا جائے, اردو کا پروگرام کرایا جائے. بالکل سر, اب ذرا ہم لوگ سنجیدہ گفتگو کی طرف آتے ہیں. این سی پی ایل کی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے کچھ ایسے مواقع بھی آتے ہوں گے جب آپ پر کچھ دباؤ ڈالا جاتا ہوگا کچھ ایسا کروانے کا کہ جو صحیح نہیں ہوتا. کیا آپ کبھی ایسی صورتحال سے دوچار ہوئے ہیں؟ اگر ہاں تو کس طرح اس طرح کے حالات کو آپ لیتے ہیں؟ جی, میں اس طرح کے حالات سے شروع کے 1 سال تک لگاتار میں دوچار ہوتا رہا اور جوجھتا رہا. میرے اوپر بہت طرح کا پریشر تھا, لیکن میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ منترالیہ کے طرف سے, ہمارے وزیر تعلیم کی طرف سے ہمارے اوپر کسی طرح کا کوئی دباؤ نہیں تھا. لیکن حکومت ہند کے علاوہ جو دوسری طاقتیں ہیں ان طاقتوں کے طرف سے بہت زیادہ دباؤ تھا کہ آپ وہاں فلاں سینٹر دے دیجئے, آپ فلانے جگہ جو ہے وہ سیمینار کرانے کے لیے پیسہ دو, یہاں کرو وہ کرو. لیکن ہم نے جو ہے ان تمام دباؤ کو, پریشر کو ہنس کر کے برداشت کیا ہے اور ہم نے وہی کیا ہے جو سرکار کے اصول کے مطابق ہے اور جو ہمارے دائرہ اختیار میں ہے. ہم نے اپنے دائرہ اختیار سے باہر ہٹ کر کے ہم نے کوئی غلط کام کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. بالکل. میڈیا کے دباؤ کو آپ کس طرح سے لیتے ہیں؟ دیکھیے, میڈیا کا دباؤ اگر مثبت ہے تو ہم اس کے مشورے کے مطابق کام کرتے ہیں. اگر کوئی ہمیں بلیک میل کرنا چاہے تو میں بلیک میلروں سے بالکل جھکتا نہیں ہوں. میں اپنی جگہ پہ اگر درست ہوں, میں اگر صحیح کام کر رہا ہوں تو مجھے کسی بھی دباؤ کا کوئی پرواہ نہیں ہے. گولڈ ہمیشہ گولڈ ہوتا ہے, چاہے اس کو آپ کیچڑ کے اندر دبا دیجئے, اس کے گولڈ ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہوتا ہے. اس لیے چاہے میڈیا کا دباؤ ہو یا کسی بھی بلیک میلر کا دباؤ ہو, اس دباؤ میں کبھی جھکتا نہیں ہوں. بالکل. سر, وزیر اعظم نریندر مودی صاحب کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں کمپیوٹر دیکھنا چاہتے ہیں. این سی پی ایل کے کمپیوٹر سینٹر اس سلسلے میں کتنا اہم رول ادا کر سکتے ہیں؟ وہ بالکل وہ وزیر اعظم صاحب نے جو کہا ہے ان کے خواب کو سچ بنانے کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. ابھی این سی پی ایل کا پورے ملک کے اندر 536 کمپیوٹر سینٹر ہے اور اس پچھلے 5 سالوں میں اس 536 کمپیوٹر سینٹر سے تقریباً 8-9 لاکھ طالب علم کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کی ہے اور وہ کسی نہ کسی آئی ٹی چھیتر کے اندر, کسی نہ کسی کمپنی کے اندر وہ کمپیوٹر کی تدریس بھی دے رہے ہیں اور کمپیوٹر سے ریلیٹڈ وہ اچھی طرح سے کام کر رہے ہیں. تو اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں کہ جن کا تعلق مائنورٹی کمیونٹی سے ہے. تو میں یہ فخر کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم جناب نریندر مودی جی کا یہ خواب پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور آئندہ بھی پورا ہوگا. ہم آئندہ دنوں میں 65 اور کمپیوٹر سینٹر پورے ہندوستان کے اندر کھولنے جا رہے ہیں. اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ جو کمپیوٹر سینٹر پہ بچے پڑھتے تھے ان کو کسی اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف سے کسی طرح کی کوئی ریکگنیشن نہیں ملی تھی, لیکن مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے کمپیوٹر سینٹرز جہاں جہاں چلتے ہیں ان کے سرٹیفکیٹس یا ان کی جو ڈگری ہے اس کو منسٹری آف اسکل ڈیولپمنٹ سے ریکگنائز کیا گیا ہے اور یہاں سے بچے جو تعلیم حاصل کریں گے کمپیوٹر کے میدان میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوں گے اور سرکاری نوکریاں بھی انہیں ملیں گی. صرف یہی نہیں کہ وہ ڈاٹا آپریٹر کا کام کریں گے بلکہ وہ استاد بھی, وہ کمپیوٹر کے استاد بھی بن سکتے ہیں, انسٹرکٹر بھی بن سکتے ہیں اور بہت بہت اعلیٰ درجے کے وہ عہدوں پہ فائز ہو سکتے ہیں. اور مودی جی کا جو سپنا ہے وہ بالکل سچ ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. بالکل.
सर, इसी से जुड़ा हुआ जो बातें आपने कही हैं कि काउंसिल के जो कंप्यूटर सेंटर हैं इनमें क्या इन्हें नई तालीम और नई टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया है जिनसे ये तलबा को नए ज़माने से जोड़ रहे हैं एक तरह से? बिल्कुल, देखिए अभी जो है ज़माना बदल चुका है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक इनकलाब आ चुका है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी हमारे सामने है। इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने जो हमारा जो एक कमेटी है कंप्यूटर से मुतालिक, उसके जो माहिरीन हैं, उसके जो एक्सपर्ट हैं, हम बहुत जल्द उनकी एक मीटिंग कॉल करने जा रहे हैं और कंप्यूटर से रिलेटेड जो हमारे कोर्स हैं हम उसको रिवाइज करने जा रहे हैं और हमारी कोशिश ये होगी कि हमारे जो कोर्स हैं वो लेवल के तक हम उसको ले करके जाएं और बच्चों को सिर्फ इब्तदाई तालीम नहीं दी जाए कंप्यूटर की, बल्कि इब्तदाई तालीम के साथ साथ आला दर्जे की जो तालीम है वो तालीम बच्चों को दी जाए, जिसको हम ओ लेवल कहते हैं। और अगर ओ लेवल तक की तालीम हम देने लगेंगे तो सिर्फ यही नहीं कि बच्चे तालीम हासिल करने के बाद आला दर्जे की नौकरी हासिल करेंगे, बल्कि वो जिस स्टेट में हैं उस स्टेट से उनको स्कॉलरशिप भी मिलने लगेगी। बहुत सारे ऐसे स्कीम्स होते हैं कि जो ओ लेवल के कंप्यूटर सीखने वाले बच्चों को तरह तरह से स्कॉलरशिप या उनको मदद की जाती है। तो ये सब कुछ आने वाले मुस्तकबिल में होने वाला है और मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ कि हमारे कंप्यूटर सेंटर से जो बच्चे पास आउट होंगे वो कभी बेकार नहीं होंगे, वो अपनी ज़िंदगी के अंदर कामयाबी का झंडा गाड़ कर दिखलाएंगे। बिल्कुल सर, कोरोना के दौर में इन सेंटरों की कारकर्दगी को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? देखिए, जितने हमारे सेंटर्स हैं हमने तमाम सेंटर्स के इंचार्जेस और उनके जो फैकल्टी मेंबर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, हमने सबसे ऑनलाइन हमने मीटिंग की थी, जिसमें तकरीबन 500 कंप्यूटर सेंटर्स के इंचार्जेस शामिल थे और हमने पहले ही उनको माइक्रोसॉफ्ट टीम हमने खरीद करके दिया था और हमने एक ट्रेनिंग उनको दिलाई थी कि इस माइक्रोसॉफ्ट टीम के ज़रिए किस तरह से वो बच्चों को ऑनलाइन क्लास दिलवा सकते हैं, दे सकते हैं। ये तमाम बातें हमने की थी और बीच बीच में हम लगातार अपने कंप्यूटर सेंटर्स या जो दूसरे सेंटर्स हैं उन तमाम सेंटर्स के हम राब्ते में रहते हैं, ऑनलाइन हम उनसे मीटिंग करते रहते हैं और हम उनसे ये भी कहते रहते हैं कि आप वीडियो बना करके भेजिए कि आप किस तरह से ऑनलाइन क्लास अपने बच्चों की क्लास ले रहे हैं। तो हमारे पास हमारे सेंटर से लगातार हमें वीडियो मौसूल हो रहे हैं, मिल रहे हैं, जिसको देख करके मुझे खुशी हो रही है। मैं बहुत इत्मीनान मुझे और सेटिस्फैक्शन होता है कि हमारे तमाम सेंटर्स, बेशतर सेंटर्स में बहुत ही हुस्न खूबी के साथ ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और जो सॉफ्टवेयर हमने दिया था माइक्रोसॉफ्ट टीम, उसका सही इस्तेमाल किया जा रहा है बच्चों को ऑनलाइन तालीम देने में। बिल्कुल सर, एक बहुत अहम सवाल कि काउंसिल की किताबों की इशात किस हालत में है? क्या ऐसी भी कोई किताब है जिसकी इशात ना हुई हो और उसका इजरा कर दिया गया हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे पहला सवाल तो ये था कि हमारे काउंसिल से किताबें जो पब्लिश हो रही हैं उसका सूरत हाल क्या है। तो बदस्तूर जिस तरह से पहले से हमारी किताबें पब्लिश होती रही हैं, आज भी पब्लिश हो रही हैं, लेकिन हम बच्चों की किताबों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। एक किताब ऐसी थी कि जिसका इजरा वज़ीर तालीम जनाब डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने की थी। उस किताब में थोड़ी सी कुछ टेक्निकल गड़बड़ी हो गई थी, जिसको दोबारा ठीक करने के लिए हमने भेजा था। वो किताब ठीक हो करके आ चुकी है और वो बहुत जल्द ही मार्केट में पहुंचने वाली है और अमेज़न वगैरह पे भी हम देने जा रहे हैं। और वो किताब यही थी जिसके बारे में बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने ये उड़ाने की कोशिश की थी कि किताब छपी नहीं और हमने मंत्री जी से रस्म इजरा करवा दिया। ये बिल्कुल बेबुनियाद और बकवास की बातें हैं। ये किताब छप चुकी थी, अभी भी छपी हुई है, लेकिन अगर कोई उसमें कुछ ऐसी बात, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो उसको हम ठीक भी करा सकते हैं। लिहाजा हमने उसको ठीक कराने के लिए हमने दोबारा भेज दिया था प्रेस के अंदर, जो छप करके दोबारा वो ठीक कर उस कमियों को दुरुस्त करके वो किताब आ चुकी है।
बहुत अच्छा सर, आप अब तक के अपने इस दौर को किस तरह से देखते हैं? इस दौरान आपकी क्या कुछ हुसूलियाबियां हैं? देखिए, हमने जो है आते के साथ मैं कभी भी बैठा नहीं। कोरोना के दौर में भी एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि मैं ऑफिस नहीं आया। मैं हर रोज़ सुबह 9 बजे से 9:15 बजे के दरमियान ऑफिस पहुंचता हूं और 6 बजे तक मैं ऑफिस में बैठता हूं और तमाम कामों को मैं बेहद हुस्न खूबी के साथ करता हूं और हम इसमें लगातार बेहतर से बेहतर बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। सबसे बड़ी बात तो ये कि जब मैं यहाँ आया तो उस वक्त हमने ऐलान किया था कि अक्सर इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को एक ऐसा देखा जाता है कि यहाँ पे करप्शन हो रहा है और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, लेकिन मैंने जिस दिन ज्वाइन किया उसी दिन हमने ऐलान किया कि जो भी यहाँ करप्ट लोग हैं आज से अपनी उल्टी गिनती शुरू कर लें और हम किसी भी करप्ट लोगों को बख्शेंगे नहीं, माफ़ नहीं करेंगे और वो सिलसिला आज भी जारी है। मैं प्राउड फील करता हूँ और ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि NCPWL में आज के डेट में हमारा कोई भी स्टाफ करप्ट नहीं है। ये NCPWL और NCPWL के ज़रिए चलाए जा रहे तमाम सेंटर्स करप्शन फ्री है और बहुस्न खूबी वहाँ पे तालीम दी जा रही है। तो मैं अपने कारकर्दगी से मैं बहुत मुतमईन हूँ और मैं जब उलट करके पिछले 2 सालों में देखता हूँ तो मुझे सबसे जो खुशी होती है, सबसे ज़्यादा जिस बात के लिए खुशी होती है वो इसलिए खुशी होती है कि सरकार ने हमको जिस काम के लिए बैठाया था, सरकार हमारा जो मोदी सरकार है, इस मोदी सरकार का मेन मकसद यही है कि अगर हम 1 रुपया रिलीज़ करते हैं तो आवाम तक 1 रुपया पर पहुंचना चाहिए। पिछले ज़माने में आपने देखा होगा, राजीव गांधी के ज़माने में ये कहा जाता था कि जब हम सेंटर से 1 रुपया रिलीज़ करते हैं तो 1 चवन्नी पहुंचता है, लेकिन अब वो बात नहीं है। अब सेंटर से 1 रुपया रिलीज़ होता है तो वो सही जगह पे सही आवाम के पास 1 रुपया पहुंचता है। तो हमारे पास जितने बजट्स आए, हमारे पास उर्दू के फ़रोग़ के लिए जो कुछ पैसा आया और हमें उसको सही जगह पे सही इलाके में जो जहां पहुंचाना चाहिए था हमने पहुंचाया और हमने उर्दू के फ़रोग़ के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। और साथ ही साथ अपने ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमने बेहतर से बेहतर चलाने की कोशिश की। तब इसलिए मैं बेहद खुश हूं अपने कारकर्दगी से। लेकिन मेरे बारे में मुझसे नहीं पूछिए, बल्कि आप आवाम से पूछिए, आप मुहिब्बान उर्दू से पूछिए, आप उर्दू वालों से पूछिए, उर्दू के प्रोफेसरों से पूछिए कि वो क्या कहते हैं मेरे बारे में। अगर कोई उर्दू वाला अगर ये कहता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया तो मैंने वाकई बहुत अच्छा काम किया, और अगर वो कहता है कि मैंने नहीं किया तो ज़रूर एक बार फिर एनालिसिस होना चाहिए और मैं एनालिसिस करूँगा खुद अपने आप का को। बिल्कुल सर, इदारे के मुस्तकबिल को लेकर बात करते हैं कि मुस्तकबिल का NCPWL उर्दू वालों के लिए कितना कारआमद आप बनाना चाहेंगे, बहुत मुख्तसर में सर? देखिए, उर्दू का मुस्तकबिल बहुत ब्राइट है। हम जो है एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं 6 महीने के अंदर और आप देखेंगे कि बस अड्डों पे या इधर उधर जो यंग जनरेशन है वो अपने स्मार्ट मोबाइल में हमेशा लगे रहते हैं। अब वो स्मार्ट मोबाइल के अंदर वो उर्दू सीखेंगे, उर्दू पढ़ना लिखना सीखेंगे, उर्दू बोलना सीखेंगे, वो उसके अंदर मुशायरे को सुनेंगे, वो गज़लों को सुनेंगे। अब हम ऐसा चाहते हैं और आने वाले फ्यूचर में ऐसे ही होने वाला है। बिल्कुल सर, आप खुद पर की गई तनकीद को किस तरह से लेते हैं? क्या आप पर काम को लेकर किसी किस्म का दबाव भी रहता है? देखिए, ये तनकीद करना बहुत अच्छी बात है। मैं चापलूस बाजों से बिल्कुल सावधान रहता हूँ और अगर कोई आदमी मेरी चापलूसी करता है तो मैं ये समझता हूँ कि ये मेरा दुश्मन है। लेकिन अगर कोई मुस्बत तनकीद करता है तो मैं उसकी तारीफ करता हूँ और मैं ढूंढता हूँ कि मेरे अंदर कोई कमी है तो उस कमी को किस तरह से दूर की जाए। मैं तमाम दुनिया के लोगों को कहता हूँ कि हमारे कारकर्दगी में, हमारे काम में अगर कोई कमी है तो आप तनकीद कीजिए ताकि मैं अपनी इस्लाह कर सकूं। और तनकीद को बिल्कुल मस्बत तरीके से तौर पर मैं लेता हूं, कभी उसको मैं अपने दिल पर नहीं लेता हूं और तनकीद करने वालों को मैं कभी दुश्मन
नहीं समझता हूँ, लेकिन हाँ, बगैर किसी वजह के अगर कोई बदनाम करना चाहे तो मैं समझता हूँ कि ये एक जलील हरकत है। बिल्कुल सर, आखिर में अब आपसे मेरे दो सवाल हैं कि उर्दू वाले आपके काम से कितने मुतमईन हैं और आप खुद अपने काम से कितने मुतमईन हैं? देखिए, उर्दू वाले हमारे काम से कितने मुतमईन हैं, इसका जवाब अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये नाइंसाफी होगी। मुझे लगता है कि आप लोगों को एक सर्वे करना चाहिए और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर अपने नामानिगार को भेज करके उर्दू वालों से पूछना चाहिए कि NCPVL का डायरेक्टर कैसा है, आप उसके काम से मुतमईन हैं या नहीं हैं। मैं जहाँ तक मेरे मुतमईन होने की बात है तो मैं आपको गालिब का एक शेर सुनाना चाहता हूँ कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। हमने 2 साल में जो किया वो बहुत ज़्यादा हम नहीं कह सकते हैं कि किया। मैं तो ये चाहता हूँ कि कुछ नया से नया करने का ये सिलसिला हमेशा जारी रहे और हमें अगर मौका मिले तो हम उर्दू को पूरे गांव में गली गली में मैं पहुंचा दूं और उर्दू का झंडा पूरे दुनिया के अंदर गाड़ दूं। मैंने पूरी अपने लेवल पे कोशिश की है। मैं आपको ये बताना भूल गया कि मैंने UAE में मुशायरा भी कराया है, वहाँ जाकर वहाँ आपको अफसाना खानी का भी वहाँ प्रोग्राम करवाया UAE में, वहाँ के इंटरनेशनल बुक फेयर में जा कर के। तो हमने उर्दू को फैलाने के लिए कोशिश में कमी नहीं की है, लेकिन ये सही उस वक्त होगा जब उर्दू वाले इस बात को कहें। मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल अकील अहमद साहब, आप अपनी इन कोशिशों में कामयाब हों, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आज खास मुलाकात में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी अहम शख्सियत के साथ खास मुलाकात में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।